नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पाश्चात्य दर्शन शिक्षा दर्शन का। जो हमारा प्रश्न पत्र है शिक्षा दर्शन या शैक्षिक विचार एवं व्यवहार में पाश्चात्य दर्शन की ही विचारधारा प्रयोजनवाद और शिक्षा है। इससे पहले हमने प्रकृतिवाद और शिक्षा पढ़ा था। प्रयोजनवाद और शिक्षा, प्रयोजनवाद जो है उसको अंग्रेजी में प्रैग्माटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्माटिज्म कहते हैं। जो अंग्रेजी का प्रैग्माटिज्म है इसको कहते हैं व्यावहारिकता। इसका अर्थ क्या है? व्यावहारिकता। और ये प्रैग्माटिज्म जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, प्रैग्मा या प्रैग्माटिकोस से, जिसका अर्थ होता है क्रिया अथवा व्यवहारिक अथवा क्रिया। ठीक, इसलिए इसको कई जगह व्यवहारिकतावाद और क्रियावाद भी कहा गया है। इसको प्रयोजनवाद को। अब प्रयोजनवाद की अगर हम चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो केवल मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर, प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है और इस दृष्टि से वो मानवतावादी दर्शन की श्रेणी में आती है और यह मानती है कि संसार और उसकी समस्त वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानती है। वो प्रयोजनवाद जो है इस संसार और उसकी समस्त वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानती है। इस प्रक्रिया स्वरूप इसको फलवाद भी कहा गया। ठीक, इस विचारधारा को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इसका जो अस्तित्व था वो कह सकते हो कि अमेरिका के दो दार्शनिक 19वीं सदी में अमेरिका के दो दार्शनिकों चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। ये दोनों दार्शनिक कहाँ थे? ये अमेरिका के थे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि प्रयोजनवाद के जनक कौन हैं, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स। ठीक, इनका मानना था, जेम्स ने कहा कि मानव का अनुभव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो अपने अनुभवों के आधार पर जो भी चीज़ें हैं उसको चाहे वस्तु हों चाहे क्रियाएं हों, सत्य की कसौटी पर कसकर ही उसको स्वीकार करेगा। और ये कह सकते हो कि पहला दर्शन है जो सत्य को परिवर्तनशील मानता है। ये दर्शन मानता है कि सत्य परिवर्तनशील है, परिस्थितियों के अनुसार सत्य में परिवर्तन होता रहता है। अगर इसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की बात की जाए तो तत्व मीमांसा की बात की जाए, अब हमने पहले भी चर्चा की है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत किसकी चर्चा की जाती है? आत्मा, परमात्मा, सृष्टि सृष्टा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की जाती है और इसके संबंध में कोई विचार प्रयोजनवादी नहीं देते हैं और वास्तविक स्वरूप को, मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को ही स्थान देते हैं। इस ब्रह्मांड के बारे में केवल इतना कहते हैं कि अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है। ब्रह्मांड क्या है? तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम कह सकते हैं। प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है। ठीक, और इसके अतिरिक्त कोई संसार नहीं है। आत्मा और परमात्मा के ये अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, नकार देते हैं और मन को, आत्मा को एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मानते हैं और ब्रह्मांड के किसी अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, तो ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत था। ज्ञान मीमांसा की बात की जाए तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि अनुभव की पुनर्रचना ही ज्ञान है और
ज्ञान को वो साध्य नहीं, मनुष्य जीवन के को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। प्रयोजनवादी ज्ञान को साध्य नहीं, मनुष्य जीवन के को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं, और इनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है, स्वयं होती है। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको ये ज्ञान का आधार मानते हैं। कहते ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर अगर मूल्य आचार मीमांसा की बात करें तो किसी भी प्रकार के पूर्व निश्चित सत्य को, आदर्श को और मूल्यों को ये प्रयोजनवादी स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि सत्य वही है जिसको हम अपनी तर्क की कसौटी पर, अपनी इंद्रियों के द्वारा कसौटी पर उसको सत्य मान लें, हम स्वीकार कर लें, हमारे सामने जो सत्य हो वही सत्य है, इससे पहले से निश्चित कोई सत्य हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक। और मनुष्य के जीवन में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसके आचरण के बारे में कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता है कि उसका आचरण क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे उसके आचरण में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए पहले से कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता है। बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास कर दिया जाए और जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें तथा अपने समाज के विकास में सहयोग कर सकें, ऐसा ये आचार मीमांसा के बारे में प्रयोजनवाद में कहा गया। हम एक शब्द में अगर प्रयोजनवाद के बारे में कहना हो तो प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं करती है। ठीक, किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं करती है। अगर हम परिभाषित करना चाहें प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, ठीक, तो रास महोदय ने कहा है, रास के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। रास के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता जो है वो सदैव निर्माण की अवस्था में होता है। वास्तविकता क्या है? सदैव निर्माण की अवस्था में होता है। ये रास महोदय की परिभाषा है। अगर हम अपने रूप से इसको परिभाषित करना चाहें, उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के आधार पर हम उसको परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है और मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के विषय में विचार नहीं करती और आत्मा को पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करती है और प्रतिपादन करती है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, जो सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक आदर्शों मूल्यों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये एक डिफिनेशन कह सकते हो, एक परिभाषा कह सकते हो। ठीक, अगर अब सिद्धांतों की बात की जाए तो हमने पहले ही कहा है कि प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुनिश्चित नहीं करता है, लेकिन हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के आधार पर सिद्धांत क्या हो सकते हैं ऐसा कह सकते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है? यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। पहला सिद्धांत क्या है? यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, दूसरा सिद्धांत है
यह भौतिक संसार ही सत्य है, इससे इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तीसरा सिद्धांत बात की जाए, आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है और परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र है। तीसरा सिद्धांत क्या है? आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है और परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र है, परमात्मा होते नहीं हैं, ईश्वर होता नहीं है। फिर अगर चौथे सिद्धांत की बात की जाए, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और फिर पांचवें सिद्धांत की बात की जाए तो मानव का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे प्रकृतिवादी कहते हैं कि मानव का विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐसे ही जो प्रयोजनवादी कहते हैं कि मनुष्य का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेकर मनुष्य अपना विकास स्वयं करता है। और छठा सिद्धांत अगर कहा जाए तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। छठा सिद्धांत क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। और सातवां सिद्धांत की बात की जाए तो सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक होता है। सामाजिक विकास मतलब जो समाज में जो कार्य हो रहे हैं, किस तरह से हम अपना क्या चीज़ें सीखें, क्या करें जिससे हम अपना और जीविकोपार्जन कर सकें, अपने परिवार का जीविकोपार्जन। तो इस तरह के सामाजिक स्किल्स जो होते हैं, सोशल स्किल्स जो होते हैं, सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, उनको सीखने के द्वारा ही हमारा सामाजिक विकास हो सकता है और हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। और सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। और राज्य के बारे में कहा कि राज्य एक सामाजिक संस्था है। राज्य एक सामाजिक संस्था है, ये अंतिम सिद्धांत था। ठीक, अब अगर हम प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा की बात की जाए तो एक चीज़ हमने नहीं बताई थी कि अगर प्रयोजनवाद के विकास की बात की जाए, जहाँ एक तरफ इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स थे। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स के इस विचारधारा को आगे बढ़ाने और उसको एक नई पहचान देने का काम जॉन डीवी ने किया था। इस विचारधारा को बहुत लोग जॉन डीवी की विचारधारा के नाम से ही जानते हैं। प्रयोजनवाद मतलब जॉन डीवी, ऐसा लोगों का मानना है। जॉन डीवी ने इसको एक नई पहचान दी और जॉन डीवी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम उनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया था। ठीक, किलपैट्रिक जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली जो थी उसके जनक माने गए हैं। तो इस तरह से ये बढ़ता रहा। डीवी के अनुसार हम कह सकते हैं, इसके एक परिभाषा शिक्षा की, डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसा इनका मानना था। ठीक, अब बात आती है परिभाषा के बाद बात आती है उद्देश्य की। प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य, तो हमने अभी पहले ही चर्चा की है कि प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुनिश्चित नहीं करता। जॉन डीवी कहते हैं इस संबंध में, जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते हैं। शिक्षा के अपने में कोई उद्देश्य नहीं होते हैं, उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्यों में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता है उसके उद्देश्य बदलते रहते हैं। ठीक, क्यों नहीं निश्चित होता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते हैं। शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य किसका है? हमारा और आपका, हम लोगों के उद्देश्य हैं शिक्षा प्राप्त करने के अलग अलग।
और सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। और जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं, हमारे उद्देश्य बदलते रहते हैं। और जब इतना परिवर्तन हो रहा है तो हम शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? सबके शिक्षा के उद्देश्य एक नहीं होते हैं, हर व्यक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, और इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्रयोजनवादी सुनिश्चित नहीं करते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। इन सिद्धांतों को हम पालन करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, निश्चित करने में हमको सरलता होगी। पहला, आप इसको कह सकते हो, पहला सिद्धांत या पहला उद्देश्य क्या है शिक्षा का? नंबर 1, बच्चे में अपने सामाजिक वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने, आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना। पहला क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य? निश्चित नहीं करते हैं, बताते हैं कि ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों में अपने सामाजिक वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने और आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना। ठीक, जो पहले से निश्चित आदर्श है उसको बच्चा हमारा नहीं स्वीकार करेगा। बच्चा अपना आदर्श खुद बनाएगा और अपने आदर्श की रचना खुद करेगा। ऐसी क्षमता का विकास शिक्षा के द्वारा उसके अंदर किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने जो अब आसपास का सामाजिक वातावरण है उसको समझ सके, अनुभव प्राप्त कर सके और उसके आधार पर अपने आदर्शों का निर्धारण कर सके और अपने अंदर की क्षमता का विकास कर सके। ऐसी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा कह सकते हो उद्देश्य गतिशीलता का विकास। दूसरा क्या है? गतिशीलता का विकास। गतिशीलता का विकास ये होता है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ, हर दिन परिस्थितियाँ बदल रही हैं और उन बदली हुई परिस्थितियों को समझने के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम समय के साथ साथ बदलते रहें, तो गतिशीलता का विकास शिक्षा के द्वारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदले, शिक्षा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से उसको, मनुष्य को, बच्चे को गतिशील रखे। फिर है सामाजिक कुशलता का विकास। तीसरा क्या है? सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास क्या है? समाज में जो सामाजिक प्रतिमान हैं, व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और जीवन यापन संबंधी जो कुशलताएं हैं, इनका विकास शिक्षा के द्वारा बच्चों में किया जाना चाहिए। इसको सामाजिक कुशलता का विकास कहते हैं। फिर चौथा उद्देश्य कह सकते हो लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा। लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा मानव को समग्र रूप से संतुष्ट देखना चाहते हैं। इसके लिए वो बच्चों के अंदर सामाजिक गुण और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो लोकतंत्रीय गुण हैं, जिसमें समाज को, सभी वर्गों को समान रूप से अवसर दिया गया है, ऐसे गुण बच्चे के अंदर विकसित होने चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको सभी कार्यों में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए और इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक गुणों का विकास। जो लोकतांत्रिक जीवन है, सभी समान हैं, सभी को समान अवसर, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कुछ सिद्धांत हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है उद्देश्यों के निर्धारण में। अब बात आती है पाठचर्या की। उद्देश्य के बाद पाठचर्या की बात आती है। तो पाठचर्या की जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, जब उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है। तो उद्देश्य जब निश्चित नहीं है तो पाठचर्या कैसे निश्चित किया जा सकता है? जब उद्देश्य नहीं निश्चित है तो पाठचर्या भी नहीं निश्चित की जा सकती है। लेकिन पाठचर्या के बारे में प्रयोजनवादी कुछ सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं कि उन सिद्धांतों के पालन के द्वारा पाठचर्या सुनिश्चित की जा सकती है।
इसमें सबसे पहला सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रयोजनवादी कहते हैं कि पाठचर्या में उन्हीं विषयों को, डीबी महोदय कहते हैं पाठचर्या में उन्हीं विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के जीवन के, मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी हों। इसलिए उन्हीं हर बच्चे के लिए जो उपयोगी हो उन्हीं विषयों को और उन्हीं क्रियाओं को पाठचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। ये उपयोगिता का सिद्धांत है। फिर दूसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों की स्वाभाविक रुचियों पर ध्यान रखना चाहिए। पाठचर्या निर्माण का यह दूसरा सिद्धांत है। और जो बच्चों की प्रवृत्ति होती है वो गतिशील होती है, उन्हीं चीज़ों को पाठचर्या में स्थान दिया जाए जो जिनमें वो रुचि लेता हो, तो उनकी रुचियों को विशेष ध्यान में रखा जाए और पाठचर्या के निर्माण करते समय रुचियों को स्थान दिया जाए। इसके बाद अगर बात की जाती है तीसरे सिद्धांत की पाठचर्या के निर्माण के लिए, तो है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत इस तरफ इशारा करता है कि पाठचर्या में जो भी विषय रखे जाएं वो क्रिया से, किसी न किसी क्रिया से जोड़ दिए जाएं, क्योंकि बिना क्रिया के हम अगर कोई चीज़ बिना करके सीखते हैं तो वो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रहता है। इसलिए पाठचर्या में क्रियाशील विषयों को स्थान दिया जाए और सभी विषय किसी न किसी क्रिया से जुड़े होने चाहिए। ऐसे विषयों का जो सिखाया जाए उनको करके सिखाया जाए, तो क्रियाशील विषयों को स्थान दिया गया, क्रियाशील रखा जाए, तो क्रिया का सिद्धांत ये बताता है। चौथा सिद्धांत है अनुभव का सिद्धांत। पाठचर्या में विषयों को रखते हुए इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चों के अनुभवों को विशेष स्थान दिया जाए, विशेष महत्व दिया जाए और जो भी चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए, वो अनुभवों के आधार पर बताया जाए। बच्चों के अनुभव को वरीयता दी जाए, क्योंकि अपने अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है और सत्य होता है। अनुभव की कसौटी पर कसकर ही किसी ज्ञान को स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी इस तरह से कहते हैं कि किसी भी पूर्व निश्चित आदर्श को या ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा किसी भी पूर्व निश्चित ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा या सत्य उसको नहीं मानेगा जब तक उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से स्वयं उसको सत्य स्वीकार ना कर ले। एक उदाहरण है कि जैसे लोगों की मानसिकता है कि जलेबी मीठी है, तो प्रयोजनवाद इस तरह से भी इसको मानेगा कि हम जलेबी को तब तक मीठी नहीं मानेंगे जब तक स्वयं उसको खाकर नहीं देख लें, और जब हम स्वयं खाकर देख लेंगे तब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ जलेबी मीठी है, अन्यथा हम किसी के कहने पर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा प्रयोजनवाद का मानना है। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत ये होता है कि सभी जो विषय हैं और सभी जो क्रियाएं हैं सब एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे से को रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक विषय कुछ दूसरा पढ़ाया जा रहा है, क्रियाएं कुछ दूसरी कराई जा रही हैं। सभी विषयों में आपस में सहसंबंध हो, जो विषय पढ़ाए जाएं वो क्रियाओं के साथ कराए जाएं। एकीकरण, एक दूसरे से विषय का जुड़ाव हो। जैसे आप कह सकते हो एक तरफ बच्चा उर्दू पढ़े और दूसरी तरफ अंग्रेजी पढ़े, तो दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, दोनों में पर्याप्त अंतर है। इस तरह के विषय का सुझाव नहीं देता। वो कहते हैं कि एकीकरण हो विषयों में, विषयों को एक दूसरे से को रिलेट करके एक दूसरे से जोड़कर शिक्षा दी जाए। ये प्रयोजनवाद के अनुसार पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत के बाद प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों पर बात करते हैं। तो जब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं करती है। तो जब उद्देश्य ही निश्चित नहीं है तो अब उद्देश्य क्यों नहीं निश्चित है? डीबी महोदय कहते हैं कि शिक्षा के अपने उद्देश्य नहीं होते हैं।
उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं। शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते हैं, उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य वो बदल देता है। तो इसलिए हम शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अलग अलग उद्देश्य है। कोई अपने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। तो सबके उद्देश्य अलग हैं, और जब सबके उद्देश्य अलग हैं तो शिक्षा के उद्देश्य एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और जब शिक्षा के उद्देश्य ही एक जैसे नहीं हैं तो पाठचर्या कैसे एक हो सकती है। जिस तरह से उद्देश्य व्यक्ति को होगा उस तरह से पाठचर्या सुनिश्चित की जाएगी। और जब पाठचर्या निश्चित नहीं है तो शिक्षण विधियाँ कैसे निश्चित की जा सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में सुझाव देते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियों के निर्धारण में करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, सामाजिक क्रिया द्वारा सीखना, ये प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसमें आप कह सकते हो किलपैट्रिक महोदय ने एक शिक्षण विधि बताई थी। कौन सी विधि थी वो? प्रयोजन विधि। और ये आप कह सकते हो प्रोजेक्ट प्रणाली जिसको कहते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली जो है वो किलपैट्रिक महोदय उसके प्रतिपादक हैं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली की बात की। जो किलपैट्रिक के गुरु थे जॉन डीबी। जॉन डीबी ने प्रयोग द्वारा करके सीखने पर जोर दिया, और इसके साथ साथ और सारी विधियाँ इसमें बताई गई। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो हुई थी वो प्रोजेक्ट प्रणाली थी, जो किलपैट्रिक ने उसके 5 पद बताए थे। और सबसे पहले एक प्रोजेक्ट का चयन, फिर लक्ष्य का निर्धारण, फिर योजना बनाना, योजना का निर्माण, और फिर योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये 5 पद उन्होंने बताए थे। तो ये शिक्षण विधियों के बारे में था। शिक्षण विधियों के बाद अगर हम बात करें तो अनुशासन के बारे में। अनुशासन के बारे में प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन पर जोर देते हैं, आत्म अनुशासन पर जोर देते हैं। समाज हमारा अनुशासित होगा तो समाज में रहने वाले व्यक्ति उसको एक दूसरे को देखकर अनुशासित हो जाएंगे। तो सामाजिक अनुशासन सबसे अच्छा अनुशासन है। किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड का या विरोध करते हैं, और कहते हैं अगर समाज में रहने वाला व्यक्ति कोई गलती करता है तो समाज में उसको लोग दंडित करते हैं। सामाजिक दंड, समाज उसका बहिष्कार कर देता है, धीरे धीरे करके समाज उसको अपने से अलग कर देता है, तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए सामाजिक अनुशासन जो है वो सबसे अच्छा अनुशासन है। फिर अनुशासन के बाद बात आती है शिक्षक की, जहाँ एक तरफ आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर का रूप माना गया, शिक्षक को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, वहीं प्रकृतवाद में शिक्षक की भूमिका को एकदम से नकार दिया गया। प्रकृतवाद कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। स्पेशली प्रकृतवाद में रूसो महोदय, रूसो कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी इसी दूषित समाज का एक अंग है, तो उससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अन्य प्रकृतवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान मानते हैं, लेकिन वो भी पर्दे के पीछे का, यानी कि शिक्षक का काम केवल इतना है कि वो एक पर्यावरण तैयार करें पठन पाठन है। अब बात करें अगर हम प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद में शिक्षक को एक मित्र, एक सच्चे मित्र और अच्छे मार्गदर्शक के रूप में माना गया है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि शिक्षक को एक मित्र के रूप में होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान को जानने वाला होना चाहिए, और विद्यार्थी के साथ उसका मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, और विद्यार्थी को जो भी रास्ता सिखाए वो सच्चा मार्ग हो। विद्यार्थी अपने आप से सीखेगा और उसको सही मार्गदर्शन देना शिक्षक का काम है। तो ना प्रमुख स्थान शिक्षक को दे रहा है और ना गौड़ स्थान दे रहा है, एक सहयोगी के रूप में शिक्षक की भूमिका प्रयोजनवाद सुनिश्चित कर रहा है कि विद्यार्थियों का एक सहयोगी होना चाहिए,
अच्छा मित्र इसलिए होना चाहिए कि जब मित्रवत व्यवहार होगा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, तो अगर शिक्षार्थी को कोई समस्या आती है तो वो अपने शिक्षक के साथ बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उस समस्या को रख सकता है। और सच्चा मार्गदर्शक इसलिए होना चाहिए कि अपनी समस्या को अगर शिक्षार्थी रखता है तो वो शिक्षक को चाहिए कि जो रास्ता बताए वो सही होना चाहिए, जिससे उसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ये शिक्षक के बारे में। शिक्षार्थी के बारे में अगर बात की जाए तो व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से प्रयोजनवादी स्थान देते हैं। कहते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व का आदर होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती है, वैयक्तिक भिन्नताएं बच्चों में होती हैं, उन भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और सामाजिक क्रियाओं में उनको भाग लेने के अवसर देने चाहिए और सामाजिक गुणों का उनके अंदर विकास किया जाना चाहिए। ये शिक्षक के बारे में और शिक्षार्थी के बारे में था। और शिक्षार्थी के बाद बात आती है विद्यालय की। विद्यालय की बात की जाए तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि विद्यालय आधुनिक विद्यालय होने चाहिए। आधुनिक विद्यालय मतलब विद्यार्थी की आवश्यकताओं से संबंधित सारी चीज़ें विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। जहाँ आदर्शवादी गुरुकुल तरह के विद्यालय की बात करते हैं, वहीं प्रकृतवादी प्रकृति की गोद में विद्यालय की बात करते हैं। और प्रयोजनवादी संपूर्ण सुविधाओं से युक्त विद्यालय की चर्चा करते हैं। विद्यालय में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, एक अच्छी प्रयोगशाला होनी चाहिए, एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए, एक अच्छा खेल का मैदान होना चाहिए। तो इस तरह से प्रयोजनवादी कहते हैं विद्यालय को आधुनिक साज सज्जाओं से और विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास के साधनों से युक्त होना चाहिए। विद्यालय के बारे में सुझाव था। तो ये प्रयोजनवाद का संक्षिप्त परिचय था और आगे हम दूसरे विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।